अच्छा जी, ये 5 टाइप्स हैं जो लेज़र डायोड्स की, जो हमने कल भी पढ़ी थी, हमने स्टार्ट कर दिया था इसको रिव्यू कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी 5 टाइप्स हैं। क्वांटम वेल लेज़र डायोड है, वी हैव गॉट फैब्री पैरो लेज़र डायोड, then distributed feedback laser diode, then vertical cavity surface emitting laser diode, and the superluminescent diode, which is basically not exactly a laser diode, but some of the properties of a laser are incorporated in this type of SLD. पहली बात हमने देखी थी कि क्वांटम वेल डायोड है, इसका एक्टिव रीजन जो है बहुत स्मॉल होता है, 4 to 20 नैनोमीटर्स साइज होता है। ठीक है, उसकी फर्दर जो टाइप्स हमने देखी थी कल, वो सिंगल क्वांटम वेल, मल्टीपल क्वांटम वेल्स और ग्रेडेड इंडेक्स, सेपरेट कन्फाइनमेंट, हेटेरोस्ट्रक्चर, GRISCH, ये एक टाइप है। इसको अगर आप एनर्जी वाइज देखें तो एनर्जी के डिफरेंसेस वैलेंस और कंडक्शन बैंड्स के अंदर वो डिफरेंट लेवल्स, डिफरेंट बैंड्स हम इसके अंदर इंकॉर्पोरेट कर लेते हैं। और वो उसको किस तरह से किया होता है कि आपके पास एक कन्फाइनमेंट लेयर होती है जो कि क्वांटम वेल, बिल्कुल सेंटर के अंदर क्वांटम वेल है, उसके इर्द गिर्द हैं इन दोनों के इर्द गिर्द क्लैडिंग लेयर्स होती हैं, और सबसे ऊपर कॉन्टैक्ट लेयर और सबस्ट्रेट है। इसके ज़रिए, कॉन्टैक्ट लेयर के ज़रिए हम इसको करंट पास ऑन करते हैं जो कि मिली एम्पेयर्स में होता है, जिसके अगेंस्ट ये मिली वॉट्स में हमें पावर जनरेट करके देती है। ये हमारे पास मल्टीपल जो है ना क्वांटम वेल्स बन जाते हैं, इसको भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर ये एक GRISCH है जो जिसकी मदद से, जिसमें क्या है कि ये आपके पास क्वांटम वेल को आप टेपर्ड बना सकते हैं। क्वांटम वेल लेजर, इसका मतलब स्ट्रेन्ड क्वांटम वेल एक्टिव मीडिया, ये किस तरह से एडवांसमेंट जब हम देख रहे हैं कि हो रही है क्वांटम वेल में, वो किस तरह से हो रही है कि इसका जो विड्थ और पोटेंशियल बैरियर जो है वो उसको कंट्रोल कर लेते हैं। ठीक है, एक वेरी स्मॉल साइज के ऊपर कंट्रोल करते हैं। उससे क्या होता है, थ्रेशोल्ड करंट जो है हमारा वो बहुत ज़्यादा रिड्यूस हो जाता है और लेज़र की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। लेज़र एफिशिएंसी को हम किस तरह से डिफ़ाइन कर रहे थे कि कितना करंट दें तो उसके अगेंस्ट हमें कितनी अमाउंट ऑफ ऑप्टिकल पावर अवेलेबल होती है। और थ्रेशोल्ड वो वैल्यू है करंट की, फॉर एग्जांपल, कि जिसके बाद जिससे ज़्यादा जैसे ही करंट आप करते हैं तो लेजिंग एक्शन स्टार्ट हो जाता है। लेजिंग एक्शन कब स्टार्ट होता है? लेजिंग एक्शन तब स्टार्ट होता है जब नंबर ऑफ photons that are being produced that increases as compared to that are now more as compared to the photons that are absorbed in the active region or lost at the mirrors. ठीक है, हमने ये बात की थी, मिरर्स जो होते हैं वो परफेक्ट नहीं होते, वो 30% 40% तक रिफ्लेक्शंस देते हैं, बाकी सारा का सारा जो होता है वो लॉस्ट हो जाता है। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड। आगे हमने और क्या चीज़ें देखी थी? फिर हमने देखा था फैब्री पैरो लेज़र डायोड है, उसके अंदर हम पॉजिटिव फीडबैक को हासिल करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते थे? हम मिरर्स इस्तेमाल करते हैं। 2 mirrors are used at both the ends of the active region, और उससे एक हमें एक रेजोनेटिंग लेंथ मिल जाती है, लेंथ ऑफ द एक्टिव रीजन। ठीक है, जिसके के एंड्स के ऊपर हमने मिरर्स लगाए थे। ठीक है, अब एक सर्टन लेंथ जो है वो सर्टन फ्रीक्वेंसी, सर्टन वेवलेंथ्स को तो सपोर्ट करेगी, बाकियों को सपोर्ट नहीं करेगी। तो उसका एक फॉर्मूला भी हमने देखा था कि 2L/λ = कैपिटल N।
यहाँ कैपिटल L जो है दैट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर्स व्हाइल n इज एन इंटीजर। इस तरीके से एक्चुअली वी गेट अ रेजोनेटर। तो आप एक तरह से रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि आप रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं कि कौन कौन सी वेवलेंथ इसके अंदर से जा सकती है। ऑल्दो कि इसमें ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि एक ही वेवलेंथ जाएगी, एक वेवलेंथ तो जाएगी, बाकी इसके इंटीजर मल्टीपल्स जाएंगे। ठीक है, जस्ट अ सेकंड। So, give me a minute, ये ज़रा थोड़ा थोड़ा सा स्लो इसका रिस्पॉन्स होगा। अच्छा, अब हमने ये देखा था कि 2L ओवर लैम्डा इज इक्वल टू n। अब अगर दो साथ साथ की जो वेवलेंथ जो जा सकती हैं इसके अंदर, उनका आप डिफरेंस भी निकाल सकते हैं। और एक रेजोनेटर जितनी जो जो वेवलेंथ सिलेक्ट करके और उसको वो जनरेट कर सकता है, वो उनमें हर एक वेवलेंथ को उसका एक लॉन्गिट्यूडनल मोड भी कहते हैं। ठीक है, अब एक वेवलेंथ और दूसरी वेवलेंथ के सेंटर के अंदर जो डिस्टेंस है, डिफरेंस है ऑफ वेवलेंथ, उसको हम मोड हॉप भी कहते हैं। जब हमने 2L ओवर लैम्डा कहा था और उसको इक्वल टू n कहा था, तो it is also equal to n plus 1 and it is also equal to n plus 2 or n plus 3, which are next and even the next integers. तो इसका मतलब हुआ कि रेजोनेटर इन सपोर्ट कर सकता है इन्फिनिट नंबर ऑफ मोड्स, लेकिन वो मोड्स अगर आप जनरेट करें तो वो आगे से होगा ना। जनरेट करने के लिए आपका एक्टिव रीजन अलहदा से काम कर रहा है। ठीक है, ठीक है, एक वो वेवलेंथ कर रहा है और उसके मल्टीपल्स को कर रहा है, लेकिन अगर उसका मल्टीपल बहुत दूर है तो वो जनरेट होके एमिट नहीं होगा, क्योंकि गेन कर्व से वो बाहर रहेगा। ठीक है, I would like you to read this article in your book. Give me a minute. Yes. This is page 359, 360, and 361. This gives gives you the concept of what exactly I'm talking about. ठीक है, ये एक रेजोनेटर बनाने का फ़ायदा क्या है? फैब्री-पेरोट का जो असल जो फ़ायदा और उसका अपना एक फ़ीचर है, वो ये है कि आप दोनों एंड्स के ऊपर मिरर्स लगाकर एक लेंथ L का रेजोनेटर बना देते हैं। इसके बनाने से ये होता है कि बहुत सारी और फ्रीक्वेंसीज़ नहीं बनती, यानी कि वो सपोर्ट नहीं हो पाती, वो सारी इसके अंदर जो है ना वो कैंसल आउट हो जाती हैं एक दूसरे के साथ। सिर्फ वो स्टैंडिंग वेव कायम रहती है जिसकी वेवलेंथ लैम्डा हो। ठीक है, और अगर आप उसको देखें तो उसका फॉर्मूला क्या हमने निकाला, जस्ट 2L ओवर लैम्डा
has to be equal to n, where n is an integer, and this integer can go on and on. उसको n+1, n+2, n+3 आप इस्तेमाल कर सकते हैं. आफ्टरवर्ड्स अब ये देखते हैं कि एक उसने वेवलेंथ जो प्रोड्यूस की इस रेजोनेटर ने. अभी हम इस चीज़ को जहन में रखिए कि एक्चुअल जो वेव्स जो प्रोड्यूस हो रही हैं वो तो हो रही हैं इसके एक्टिव रीजन में, लेकिन हम रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं कि सर्टन पर्टिकुलर वेवलेंथ्स ही आगे निकलें, इससे एमिट हो. ठीक है, पूरे इस देखिए ना, पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप वो एक्टिव रीजन है जो कि बहुत सारी वेवलेंथ्स प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन फैबरी पैरो ने एक रेजोनेटर बना दिया जिसके अंदर स्टैंडिंग वेव कायम हो जाती है. और इसको, और किस वेवलेंथ की ये स्टैंडिंग वेव कायम होगी ये डिटरमिन करती है इस रेजोनेटर की लेंथ, यानी कि दोनों मिरर्स के दरमियान का डिस्टेंस, विच इज एल. तो अगर एक लैम्डा प्रोड्यूस हो रहा है 2l/n, जैसे कि मैं आपको दिखा देता हूँ, यानी कि 2l/n जो है एक लैम्डा प्रोड्यूस हो रहा है. तो अगर n को दूसरी तरफ ले जाएं तो वो इंटीजर की वैल्यूज़ बढ़ाते जा सकते हैं, और ये जो वैल्यू है इसकी 2l/λ की, दैट कैन स्टे. ठीक है, यानी कि लैम्डा को आप बढ़ाते चले जाएं और n+1 बन जाए, n+2 बन जाए, n+3 बन जाए. ठीक है, लेकिन ये इक्वेशन कायम रहनी चाहिए. तो आपके पास फिर एक लैम्डा n बना, एक लैम्डा n+1 बना, लैम्डा n+2 बना. तो दो एडजेसेंट लैम्डास कौन कौन से होंगे? वो जनरल टर्म्स में लैम्डा n और लैम्डा n+1. अगर इन दोनों से प्रोड्यूस जो लैम्डास, ये जो पिछली इक्वेशन से हमने बनाए हैं, अगर उनका डिफरेंस लिया जाए तो दैट वुड बी इक्वल टू 2l/n² अप्रॉक्सीमेटली. ठीक है, इसको हम λ²/2 भी लिख सकते हैं, λ²/2l भी लिख सकते हैं, सॉरी. तो अब इन दोनों के दरमियान में एक डिफरेंस है, डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ. ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड, अगर आपके पास लैम्डा n माइनस लैम्डा n इस सूरत में निकालते हैं कि लेंथ ऑफ द रेजोनेटर आपने 0.4 मिलीमीटर्स लिया और लैम्डा आपने 1300 नैनोमीटर्स लिया, विच इज़ the second transmission window or the second transparent window, then lambda n minus lambda n+1 comes out to be 2.1. अब जितनी ज़्यादा लॉन्गिट्यूडनल मोड्स एक वक्त में लेज़र जनरेट करेगा उतना ज़्यादा उसकी स्पेक्ट्रल विड्थ होगी, जो कि एक डिज़ायरेबल फीचर नहीं है. वी डोंट वांट टू हैव many longitudinal modes in the laser at one time. ठीक है, अब आपके पास एक गेन कर्व बन रही है, और इसको ज़रा आप गौर कीजिए कि लॉस वैल्यू, यानी कि जितने फोटॉन्स आपके लॉस्ट हो जाते हैं विद इन द एक्टिव रीजन, एब्जॉर्प्शन, ड्यू टू एब्जॉर्प्शन एंड ड्यू टू इम्परफेक्शन ऑफ द मिरर्स, आपके पास 3 मोड ऐसे आए. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज एज्यूम दैट कि आपके पास 3 मोड्स ऐसे आए जो कि इसके गेन से ऊपर जिनकी वैल्यू थी, जिनकी पावर की वैल्यू गेन से ज़्यादा थी. ठीक है, उसमें जो सेंट्रल मोड था उसकी वेवलेंथ लैम्डा कैपिटल n है, उससे अगले वाले का लैम्डा n-1 और पिछले वाले का लैम्डा n+1 आपके पास आ जाएगा. ठीक है, अब जैसे जैसे आप, यानी कि इससे मुराद क्या है कि जैसे जैसे आप n की वैल्यू बढ़ाते चले जाते हैं तो वेवलेंथ आपकी छोटी होती चली जाती है. n की वैल्यू छोटी करते चले जाते हैं एक एक करके,
तो लैम्डा की वैल्यू बढ़ती चली जाती है। ये डायग्राम आपको एक्सप्लेन करती है और क्लैरिफाई करती है कि सिर्फ 3 वेवलेंथ्स या 3 लॉन्गिट्यूडल मोड्स ऐसे हैं जो कि ट्रैवल कर सकते हैं बिकॉज देयर पावर इज मोर देन द लॉस इनकर्ड। ठीक है, और इसी को हमने ये जो डायग्राम ई के अंदर दिखाया है जो कि बेसिकली 9.14 ई है डायग्राम, उसमें लैम्डा दिखा रहे हैं और एक ये गेन की कर्व है और गेन की कर्व के अंदर 3 जो हैं हमारे वेव्स उसमें ट्रैवल कर रहे हैं। अब आप ये देखिए कि इन तीनों टर्म वेव्स के इर्द गिर्द की जो 2 वेव्स हैं इनके सेंट्रल पॉइंट्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ लैम्डा, दैट इज डेल्टा लैम्डा व्हिच इज द स्पेक्ट्रल विड्थ। What we need to have is to reduce this spectral width to as much smaller value as possible. इसको फर्दर और बेहतर करने के लिए और एडवांस बनाने के लिए एक और किस्म का हम लेज़र इस्तेमाल करते हैं विच इज़ कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटेड फीडबैक लेज़र डायोड। इसमें एक टर्म आपके पास आएगी और आपने अर्लियर कहीं फिजिक्स वगैरह में पढ़ा होगा ब्रैग्स ग्रेटिंग का। ब्रैग्स ग्रेटिंग ये ग्रेटिंग है जिसमें एक सॉलिड लाइन और एक ट्रांसपेरेंट लाइन होती है और फिर सॉलिड फिर ट्रांसपेरेंट सॉलिड ट्रांसपेरेंट इस तरह करके चल रही होती है और इसके दो हाई पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस होता है दैट इज़ लैम्डा, दैट इज़ गैमा। ये आप डायग्राम एक इक्वेशन दे रहे हैं 2 गैमा एन इफेक्टिव इंटू लैम्डा बी। ठीक है, अब इसके अंदर एन इफेक्टिव जो है ना ये इफेक्टिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है और गैमा जो है दिस इज़ द ब्रैग्स ग्रेटिंग, जबकि स्मॉल एन जो होता है अगर उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम कहें तो एन इफेक्टिव वुड बी एन साइन ऑफ थीटा। ये डायग्राम आपको देखें क्लियरली शो करती है और इसमें आपको इसका एडवांटेज भी नज़र आ जाएगा। पहली बात तो ये कि आपने इसके अंदर ग्रेटिंग्स डाल दी। ग्रेटिंग ने एक ये काम किया कि वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ को अलाउ करती है कि वो इसके अंदर प्रोपेगेट करे। ठीक है, आपकी स्टैंडिंग वेव बन रही है लेकिन स्टैंडिंग वेव डज अलाउ यू टू हैव मैनी वेव्स, मैनी डिस्क्रीट वेव्स जो कि आपने डिफरेंट वैल्यूज ऑफ इंटीजर्स की मदद से आपने निकाली। यानी कि n लिया तो एक लैम्डा निकला, लैम्डा n निकला, n-1 लिया तो एक और लैम्डा निकला, n+1 लिया तो एक और लैम्डा निकला, मुख्तलिफ लैम्डाज निकल रहे हैं। ठीक है, नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज कि ये इतने बहुत से लैम्डाज आ गए हमारे पास। ठीक है, तो वो और लास्ट हमने डायग्राम में देखा था कि हमारे पास 3 लैम्डाज ऐसे थे कि जो कि गेन कर्व में अपीयर हो रहे थे। इसका मतलब है कि वो 3 लैम्डाज ट्रैवल करेंगे, वो जनरेट करेगा और जो जब वो 3 लैम्डाज जनरेट होंगे तो उन जो इर्द गिर्द के जो लैम्डाज हैं उनके सेंट्रल पॉइंट्स के दरमियान का जो डिफरेंस है या डिस्टेंस है दैट वुड डिफाइन द स्पेक्ट्रल विड्थ। और ये जो स्पेक्ट्रल विड्थ है जाहिर बात है ये ज़्यादा हो जाएगी, इतनी ज़्यादा हमें स्पेक्ट्रल विड्थ नहीं चाहिए। ठीक है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द सिंगल मोड फाइबर कम्युनिकेशन और ये लेज़र हम इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं जिसका जो स्पेक्ट्रल विड्थ है 2 नैनोमीटर 1 नैनोमीटर और इवन लेस होना चाहिए। तो ब्रैग्स ग्रेटिंग ने हमें कहाँ फ़ायदा दिया, उसने कहा कि ठीक है जी इसके अंदर तो मैं एक ही वेवलेंथ को अलाउ करूँगा। और ये किस तरह से डिफाइन हुआ, वो इस गैमा की मदद से हुआ। गैमा क्या चीज़ है? गैमा इज द ब्रैग्स डिस्टेंस। ब्रैग्स डिस्टेंस है 2 हाई पॉइंट्स
जो एक ब्रैग्स ग्रेटिंग के हैं उनके दरमियान का फिजिकल डिस्टेंस है। और कौन सी इक्वेशन इसको डिटरमिन करती है? 2 into gamma, which is the Bragg's distance, multiplied by n effective, that would give you lambda b। ठीक है, और ये lambda b वो है जो कि जिसको कि ये अलाउ करेगा बाकी सबको ये Bragg's rating जो है ना वो एब्जॉर्ब कर लेगा या बाहर निकाल देगा। सिर्फ ये जो पर्टिकुलर लैम्डा बी इस फॉर्मूले से निकला है वो रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आएगा। ठीक है जी, सिर्फ वो रिफ्लेक्ट बैक होके वापस आएगा और वो इसके अंदर अपनी कंट्रीब्यूशन करेगा। ठीक, अच्छा अब वो क्योंकि वो एक रह गया, ठीक है, इधर भी हमने मिरर्स तो लगाए हुए होंगे, अभी इसे शो नहीं किए हुए इस डायग्राम में, और डायग्राम है 9.15। लेकिन अगर मिरर्स भी आ गए, सब कुछ आ गया, तो वो अगर सिर्फ मिरर्स लगाते तो 3 आ जाते, 5 आ जाती, बहुत सी आ सकती थी वेव्स अगर उनका, और वो वेव्स आती एक तो जिनको कि हम उस इंटीजर कैलकुलेशन से इंटीजर वैल्यू की कैलकुलेशन से निकालते हैं, और उससे बहुत सारी वेव्स हमारे पास वेवलेंथ जिनकी है लैम्डा एन प्लस वन, लैम्डा एन माइनस वन एंड सो ऑन, और उनके आप स्पेक्ट्रल विड्थ हायर होती। हमने कहा कि हमने इसमें ब्रैग्स रेटिंग डाल दी डिस्ट्रीब्यूटेड फीडबैक लेजर डायोड के अंदर। ब्रैग्स रेटिंग ने ये किया कि सिर्फ उसकी अपनी जो एक जो डिटरमिन्ड लैम्डा बी आ रही है जो पिछले फॉर्मूले से मैंने आपको बताया, सिर्फ उस वेव को ये अलाउ करेगा, बाकियों को किसी को अलाउ नहीं करेगा, बाकी सारी की सारी जो ना कहीं एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ज़ाया हो जाएंगी। ठीक है, सो इट इज़ लेफ्ट विद ओनली वन वेव। ठीक है, जो कि आप इसकी डायग्राम पार्ट सी के अंदर आप देख रहे हैं। ठीक है, अब इसका देखिए कि इसको अगर आप पिछले वाले फैब्री पैरो के जो स्पेक्ट्रल विड्थ हमने निकाली थी वो 3 वेव्स थी, और जो इर्द गिर्द की वेव्स की सेंट्रल वैल्यूज जो वेवलेंथ्स की थी उनका डिफरेंस हमें बताता था कि ये इसकी स्पेक्ट्रल विड्थ है। यहाँ पर वेव ही एक है, जब एक ही वेव है तो इसी का अपना ही स्पेक्ट्रल विड्थ होगी, दैट वुड बी द स्पेक्ट्रल विड्थ ऑफ दिस पर्टिकुलर लेजर। सो दिस इज एनहांस्ड। ठीक है, और ये काफ़ी बेहतर हो गया हमारी ज़रूरत के मुताबिक। ठीक है, लेकिन वी स्टिल नीड टू हैव मोर इम्प्रूवमेंट्स। अभी पहले इसकी थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूटेड फीडबैक लेज़र की वो देख लेते हैं, फीचर्स देख लेते हैं। इसमें जो स्टिमुलेटेड फोटॉन्स होते हैं वो दे रिटर्न बैक टुवर्ड्स द एक्टिव रीजन। जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें ब्रैग्स रेटिंग लगी हुई है और वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ जो है वही रिफ्लेक्ट बैक हो रही है। ठीक है, वही दैट ओनली पर्टिकुलर वेवलेंथ फोटॉन्स आर टेकिंग पार्ट इन द स्टिमुलेशन। ठीक है, तो आगे भी जो वेव बन रही है वो उसी वेवलेंथ की बनेगी। ठीक है, बट डिस्ट्रीब्यूटेड मीन्स, अच्छा डिस्ट्रीब्यूटेड का क्या मतलब? That the reflection does not occur to a single point but is dispersed over multiple points along the active region। ठीक है, अब रिफ्लेक्शन कई जगहों तक पहुंच रही है। ठीक है, तो इसलिए इसको डिस्ट्रीब्यूटेड कहते हैं, लेकिन ये इतना रोबस्टली बनाया हुआ है कि वो फिर उस एक पर्टिकुलर वेवलेंथ के ऊपर रहता है और स्पेक्ट्रल विड्थ को मेंटेन करता है। Although the longitudinal mode is 1, there would still be more than one wavelength which are emitted, but the spectral width would be very narrow। इसका एक और वर्जन भी है जिसमें कि ब्रैग्स रिफ्लेक्टर इस्तेमाल किया जाता है। ये फैब्री पैरो लेज़र डायोड की तरह ही होता है, लेकिन इसके अंदर जो होते हैं मिरर्स उनको रिप्लेस कर देते हैं विद ब्रैग्स रिफ्लेक्टर्स।
जैसे कि नाम से जाहिर है कि ये रिफ्लेक्शन तो करता है मिरर की तरह, लेकिन ये लैम्डा सिलेक्टिव भी हो जाता है, कि वेवलेंथ का भी सिलेक्टिव हो जाता है, पर्टिकुलर वेवलेंथ्स को अलाउ करता है और पर्टिकुलर को नहीं करता। ठीक है, तो a DVR has two Bragg's grating that sandwich in active region. अगली टाइप जो है, यानी कि अभी तक हमने कौन कौन सी देख ली, एक क्वांटम वेल देखा, फिर उसके बाद हमने फैब्री पैरो देखा, फिर डिस्ट्रीब्यूटेड फीडबैक लेजर डायोड देखा, उसी की एक टाइप डिस्ट्रीब्यूटेड, जस्ट क्या इसका नाम था, डिस्ट्रीब्यूटेड ब्रैग्स रिफ्लेक्टर लेज़र, DVR जिसको बोल रहे हैं, वो उसी की डिस्ट्रीब्यूटेड फीडबैक लेज़र डायोड की ही किस्म। फोर्थ जो टाइप है दैट इज वर्टिकल कैविटी सरफेस एमिटिंग लेज़र डायोड। अच्छा, रेजोनेटर के दरमियान में जो स्पेस है वो उसको हम कैविटी कहते हैं। वर्टिकल कैविटी मीन्स दैट द स्ट्रक्चर प्रोवाइडिंग द लेज़र फीडबैक इज अरेंज्ड इन द वर्टिकल डायरेक्शन, उसको हॉरिजॉन्टली नहीं किया हुआ, जैसे कि पिछली डायग्राम्स में आपने, पिछले टाइप्स में आपने देखा। सरफेस एमिटिंग का मतलब क्या है कि लेज़र बीम इज एमिटेड परपेंडिकुलर टू द वेफर। इसको असल में वेफर के ऊपर ग्रो करना आसान है। अच्छा, इस रीजन को ब्रैग्स रिफ्लेक्टर्स के दरमियान में प्लेस कर दिया जाता है। स्टैक्स ऑफ लेयर्स विद अल्टरनेटिंग हाई एंड लो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स आर यूज्ड। ठीक है, साइज ऑफ द रेजोनेंट कैविटी जो है वो 2 माइक्रोमीटर्स तक रहती है। इससे जो, अच्छा इसका फ़ायदा क्या होता है? इसका फ़ायदा ये होता है कि दो एडजेसेंट लॉन्गिट्यूडनल मोड्स के दरमियान में जो डिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी कि लैम्डा एन माइनस लैम्डा एन प्लस वन का जो अब निकलेगा, यानी कि लैम्डा एन और लैम्डा एन प्लस वन का जो आपस का डिफरेंस है या डिस्टेंस है इन टर्म्स ऑफ वेवलेंथ, दैट इज़ टू मच। ठीक है, और इसका क्या फ़ायदा? इसका फ़ायदा ये है कि अगर आप एक गेन कर्व के अंदर एक वेव को आप ले आए हैं तो दूसरा इतनी दूर है कि वो इसके अंदर नहीं आ सकती है। इसमें इसने डायग्राम, लेट मी चेक दिस, हाँ ये दी हुई है, मैं नेक्स्ट आपको दिखाता हूँ डायग्राम। इसमें फॉर एग्जांपल अगर आप फैब्री पैरो लेज़र डायोड का जो, जब आपने डिफरेंस देखा तो वो था 2.1 नैनोमीटर्स। ठीक है, जबकि इसमें आपका 72.25 नैनोमीटर्स है। कितनी दूर है? और दूर होने का क्या फ़ायदा हुआ? इसकी डायग्राम, लेट मी चेक, ये डायग्राम पहले देख लें। ये बाकी चीज़ें तो मैंने बता दिया कि सेंटर में देखिए यहाँ पर से कैविटी है और वर्टिकली लाइट की आउटपुट निकलती है, और इसके अंदर मल्टीपल लेयर्स हैं, और ये ब्रैग्स रिफ्लेक्टर की मल्टीपल लेयर्स बन रही हैं और मुख्तलिफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की लेयर्स बनाकर इसको इंश्योर किया गया। और जो इससे जो लाइट निकलती है ये उसके टॉप में से निकलती है, यानी कि वर्टिकली, और सारी जो सेटअप है ये वर्टिकल है ऊपर से नीचे। और ये जो सी पार्ट के अंदर जो आपको डायग्राम नज़र आ रही है, दैट इज़ इंटरेस्टिंग कि रिफ्लेक्शन हो गई, और क्योंकि आप ब्रैग्स डिफरेंस है उसकी वजह से एक नई ब्रैग्स डिस्टेंस की वजह से, सॉरी हाँ, ब्रैग्स डिस्टेंस की वजह से कुछ ही वेव्स आप प्रोड्यूस कर पा, एक ही वेव प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, लेकिन जब ये रिफ्लेक्ट होके आ रही है तो दो तरफ रिफ्लेक्शंस हैं, तो इसका मतलब है कि ये एक वो बन जाती है, रेजोनेंट कैविटी बन जाती है। रेजोनेंट कैविटी बनने से दो जो वेवलेंथ्स पैदा हो रही हैं उनका आपस में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, 72.25 नैनोमीटर्स एज कम्पेयर टू 2 नैनोमीटर्स इन फैब्री पैरो।
तो उससे कितना एडवांस है। उस इस एडवांसमेंट का फ़ायदा क्या है कि आप इसमें एक तो ये डार्कन्ड आपको कर्व नज़र आ रही है, एक विदाउट शेडिंग नज़र आ रही है, और विदाउट शेडिंग को हमने डाल दिया इस गेन कर्व के अंदर। अगर ये गेन कर्व के अंदर आ जाती है तो इसके साथ पैदा होने वाली जो दूसरी वेव है उसका सवाल ही पैदा नहीं होता है कि वो इस गेन कर्व में आए, क्योंकि वो गेन कर्व में नहीं आती तो ओवरऑल उस वेवलेंथ की जो कि डार्कन्ड है वो इससे एमिट नहीं होती, इस पर्टिकुलर डायोड से एमिट नहीं होती। ये इसका, इसलिए वो एक के ऊपर आप रह जाते हैं, और उसकी जो स्पेक्ट्रल विड्थ होती है एक वेव की, दैट इज़ 0.5 नैनोमीटर्स। ठीक है, तो 0.5 नैनोमीटर स्पेक्ट्रल विड्थ है इसकी। वो कितना हमें एडवांटेज इसका मिलता है। नाउ लेट्स सी के इसमें और कौन सी बात है। कुछ वैल्यूज़ दी थी, ये हमने कंपैरिजन बता दिया फैब्री पैरो के साथ कि फैब्री पैरो के अंदर जो डिफरेंस होता है दो वेव्स का जो कि प्रोड्यूस होती हैं वो 2.1 नैनोमीटर्स है। ठीक है, फैब्री पैरो में है क्या, फैब्री पैरो के अंदर जो एक कमाल है वो ये है कि दोनों एंड्स के ऊपर मिरर्स लगे होते हैं, और मिरर्स होने की वजह से बीच में जो डिस्टेंस होता है दोनों मिरर्स के दरमियान वो इसको बीच वाली जगह को रेजोनेंट कैविटी बनाता है, और उसके अंदर एक स्टैंडिंग वेव कायम होती है। स्टैंडिंग वेव किस वेवलेंथ की बनेगी ये इस चीज़ पे डिपेंड करता है कि इन दोनों मिरर्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है। ठीक है, जो कि पिछली हमने डायग्राम में देखा था। आई वुड रेफर यू टू द डायग्राम फिगर 9.14, उसमें पार्ट्स डी और सी देखिए, इसमें आपको स्टैंडिंग वेव किस में बनती है और किस में नहीं बनती। सी में स्टैंडिंग वेव बन रही है, बी में स्टैंडिंग वेव नहीं बन पा रही। कोई आर्बिट्री वेव उसमें बनी। आर्बिट्री वेव तो इस वजह से बन सकती है ना कि जो आप फिजिकल वो बना रहे हैं, फिजिकली उसको बिल्डअप कर रहे हैं एक लेज़र को, उसकी कुछ ना कुछ विड्थ तो होगी, और जितनी विड्थ ज़्यादा होगी उसका उसके अंदर जो डिफरेंस जो उसका गैप का डिफरेंस है वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड का, वो फ़र्क हो सकता है, वो डिफरेंट लेवल्स हो सकते हैं। एक बैंड के अंदर हायर वैल्यू, बैंड दूसरे बैंड के अंदर लोअर वैल्यू के दरमियान में जो डिफरेंस है वो ज़्यादा हो सकता है, ये कहीं कम हो सकता है। तो बहुत सारी वेवलेंथ्स के जनरेट होने का चांस है। आप उसके अंदर से सिलेक्टिव हो जाते हैं। सबसे पहले तो आपने एक स्टैंडिंग वेव बनाई। जब स्टैंडिंग वेव वो एक ख़ास वेवलेंथ की बनेगी, जब उसको नहीं आप रखेंगे तो क्या होगा कि बीच की बाकी जो वेव्स हैं वो ज़ाया हो जाएंगी, वो जनरेट नहीं होंगी। ठीक है, अच्छा, हैविंग सेड दैट लेट मी गो बैक टू द नेक्स्ट। अच्छा सॉरी, ये अच्छा द स्पेक्ट्रल। अब अगली, अच्छा दूसरा हमने कौन सा बनाया था फैब्री पैरो के बाद? हमने बनाया था डिस्ट्रीब्यूटेड फीडबैक। उसमें हमने क्या किया था, उसमें ब्रैग्स ग्रेटिंग इस्तेमाल कर ली थी। उसके बाद ब्रैग्स ग्रेटिंग के रिफ्लेक्टर्स इस्तेमाल कर लिए थे। इंस्टेड ऑफ यूजिंग मिरर्स हमने वहाँ पे रिफ्लेक्टिंग ब्रैग्स ग्रेटिंग्स इस्तेमाल कर ली थी, जो कि टकरा के आती हैं। ठीक है, जिसके अंदर टकरा के आती है, और वही वाली वेवलेंथ बच पाती है जो कि इस पर्टिकुलर ब्रैग्स ग्रेटिंग के डिस्टेंस के साथ, यानी कि गैमा के साथ मेल खाते हैं। और गैमा की पीछे फिगर मैंने एक आपको फॉर्मूला बताया था, और वो क्या था फॉर्मूला? 2 into gamma, let me show that. हाँ, 2 into gamma into n effective is equal to lambda b। ठीक है, तो ये हमने उसमें किया। अब हम उससे भी इम्प्रूव सिस्टम, यानी कि वर्टिकल कैविटी सरफेस एमिटिंग डायोड
को इस्तेमाल कर लेते हैं। इसमें जो कमाल है वो सबसे अहम ये है कि इसमें जो रेजोनेंट कैविटी बनती है वो इस साइज़ की बनाई जाती है कि जो दोनों वेवलेंथ्स जो एडजेसेंट बनती हैं ना, उस मिरर्स के दरमियान में डिस्टेंस की वजह से जो एक्सटेंडिंग वेव्स बन पाती हैं, वो उन दोनों का लैम्डा एन का और उसके एडजेसेंट वेव का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, यानी कि डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ लैम्डा यानी कि वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। तो उसमें से अगर एक वेवलेंथ आपके गेन कर्व के अंदर आ रही है तो दूसरी लामहला उससे दूर चली जाएगी, वो उसके अंदर नहीं आ पाएगी। I've tried to explain it as much I could, but I would still recommend you to read these pages, 2-3 pages. These are written very nicely. Uh, Basic structure of laser diodes. या आप यहाँ से आ जाएं 356 से स्टार्ट कर दें और you can go up to 365. ठीक है, जहाँ तक आज का हमने कोर्स रखा हुआ। ठीक है। A typical resonant cavity and diameter of active region in BCSCL is about 1 to 5 micrometers and the thickness of the active layer is about 0.025 micrometers. ठीक है, और यानी कि बहुत स्मॉलर साइज है। उससे क्या होता है कि रेजोनेंट कैविटी भी बहुत स्मॉल साइज की होती है। इसका मतलब है कि वेरी लो पावर कंजप्शन ऑफ BCSCL. It means that it is so efficient that it can generate 3 milliwatts of power by just 10 milliamperes of input current, forward current. ये इसके डायग्राम्स जिसको हमने पहले डिस्कस कर लिए। अच्छा, लास्ट जो टाइप जिसको हम डिस्कस करेंगे that would be superluminescent diode. Superluminescent diode क्या होता है और क्या काम करता है? इट इज़ अ डायोड। इसके साथ मैंने लेज़र का नाम नहीं लिखा, ठीक है। ये इसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये प्योर LED और लेज़र डायोड के दरमियान ये एक डबल हेटेरोस्ट्रक्चर तो इस्तेमाल करता है लेज़र्स की तरह टू कन्फाइन द एक्टिव रीजन अंडर कंडीशंस ऑफ हाई करंट डेंसिटी। जहाँ बहुत ज़्यादा करंट डेंसिटी हो वहाँ पर भी हेटेरोस्ट्रक्चर के इस्तेमाल की वजह से जो एक्टिव रीजन जो है बहुत ज़्यादा कन्फाइंड रहता है, बहुत थोड़ी सी जगह के ऊपर पूरा हो जाता है। उसका ये फ़ायदा है कि आपकी जो वेव है वो ब्रॉडन नहीं होती, यानी कि वो डायरेक्टेड रहती है ज़्यादा से ज़्यादा। अच्छा, इससे फिर इस तरह करने से क्या होता है कि पॉपुलेशन इन्वर्जन तो हो जाती है, यानी कि सोर्स जो है वो एम्पलीफाई तो एक तरह से लाइट को कर रही है। लाइट एम्पलीफिकेशन का भी वर्ड जो है ये थोड़ा सा एम्बिगुअस सा लगता है, लेकिन असल में बात ये है कि 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 इस तरह से जो क्रिएशन है जिसको कि हम स्टिमुलेटेड एमिशन कहते हैं ऑफ फोटॉन्स, तो दैट इज डन इन अ सुपरल्यूमिनेसेंट डायोड, but an SLD does not have positive feedback. अब ये सारी चीज़ें तो थी। पॉजिटिव फीडबैक एक और बहुत अहम रिक्वायरमेंट थी इस चीज़ की, लेज़र एक्शन की जो कि SLD के अंदर सुपरल्यूमिनेसेंट डायोड के अंदर नहीं है। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट कॉल अ सुपरल्यूमिनेसेंट डायोड a laser diode. It is not a laser diode, although out of the 3 requirements of a laser diode, 2 are satisfied. For example, the population inversion is done. Secondly, we do have a heterostructure to confine the active region, लेकिन इसके अंदर spontaneous emission होती है, इसके अंदर जो stimulated emission है वो नहीं होती।
ठीक है। और दूसरी बात ये कि इसके अंदर पॉजिटिव फीडबैक जो है वो इसमें नहीं है। ठीक है, एक पॉजिटिव फीडबैक नहीं है, सॉरी, एक पॉजिटिव फीडबैक नहीं है, एक इसके अंदर लेकिन वो नहीं है, इस वजह से ये स्पॉन्टेनियस एमिशन इसकी होती है, स्टिमुलेटेड एमिशन नहीं होती, सिर्फ पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाती है, पॉपुलेशन इन्वर्जन हो जाती है। लेकिन इस पॉपुलेशन इन्वर्जन की वजह से भी जो है ये बहुत पावरफुल लाइट और बहुत ज़्यादा शार्प लाइट ये जो है प्रोड्यूस करता है। लेकिन इसकी जो लाइट होती है मोनोक्रोमेटिक नहीं होती, वेल डायरेक्टेड होती है, वेल डायरेक्टेड नहीं होती और कोहेरेंट नहीं होती एज द लेज़र डायोड। ठीक है, कोहेरेंस नहीं होती इसके अंदर। ठीक है, तो अभी तक इसकी को बड़ी बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन जो हैं वो सामने नहीं आई, लेकिन स्टिल इन फ्यूचर में भी इट वुड बी यूज्ड। अब मैं आपको ज़रा असाइनमेंट के लिए बता दूं कौन कौन से आपके क्वेश्चंस हैं। आई वुड रिकमेंड यू टू रीड these the pages that I have already mentioned from 356 to 365. इसके अलावा you need to study the data sheets of the laser diodes that are given at the end, starting from page 365 and it goes on up to pages 377 तक। ठीक है, अब आ जाते हैं हम असाइनमेंट के ऊपर। प्लीज नोट डाउन the numbers of end problems that we can include in the assignment. सबसे पहले तो LEDs के लिए असाइनमेंट आप सेपरेट कर लें और लेज़र डायोड्स के लिए आपने असाइनमेंट सेपरेट कर लें। अच्छा, एक तो ये ज़रा एक्सप्लेनेशन वाला एक क्वेश्चन है 9.9. This is a theoretical question, but you need to answer this question. Then 9.10, which is a numerical, और फिर आप आ जाएं 9.14. Okay, this is again a theoretical question. फिर आप आ जाएं 9.16 के ऊपर, this is a numerical. फिर 9.19, after that you will go to 9.23. ये तो हो गए आपके सारे LEDs के क्वेश्चंस। ठीक है, अब आ जाए लेज़र डायोड की सेपरेट एक आपने वो करनी है आपने असाइनमेंट, उसमें 9.32, 9.32, फिर 9.33 कर लें, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। 9.39, आप लोग नोट कर रहे हैं ना इसको? अपना माइक ऑन करके जरा जवाब दीजिए। जी सर कर रहा हूँ। यस सर कर रहे हैं नोट। ठीक है, इसको एक बच्चा जो है वो उसके ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अपलोड भी कर दें। ठीक है, जावेद आप कर लें। जावेद, आर यू लिसनिंग? यस सर, मैंने बुक भी सामने ओपन की भी है। अच्छा, तो इसके ऊपर ये नंबर्स फ़र्क तो नहीं है इस बुक से? नो सर, ठीक है। चलो ठीक है। तो इसके बाद आप आ जाए 9.39 आपने नोट कर लिया। आफ्टर दैट 9.40, 9.41, 9.42, 9.43,
अच्छा फिर सर एक नफ लाइन सर नफ नहीं है ये? नहीं बस ये बाकी असाइनमेंट्स पीछे जो दी हैं वो ज़्यादा छोटी छोटी थी, लेकिन ये करनी बड़ी ज़रूरी है। ठीक है, फिर 9.47 ये आप कर लेंगे तो आपके फाइनल एग्ज़ाम की तैयारी भी हो जाएगी, उसमें काफ़ी चीज़ें इसमें से आ जाएंगी। ठीक है ना, एलईडीज़ और लेज़र डायोड्स बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, आखिरी 9.47। ठीक है, तो इसके लिए जितना आपको टाइम, अगर इफ़ यू नीड 2 वीक्स वी कैन गिव 2 वीक्स, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। ठीक है, 2 वीक्स का टाइम दे देंगे इसके लिए। ठीक है, मैं इसको अपलोड कर दूंगा सीओ ऑनलाइन के ऊपर भी और टीम्स के ऊपर भी, तो आई होप आपके लिए इसमें कोई मसला नहीं होगा। तो इसके अलावा एक और बुक है, उसके अंदर से भी कुछ टॉपिक्स मैं आपको नेक्स्ट टाइम आपके साथ में शेयर करूँगा। नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि हम जो रिसीवर्स वाला पार्ट है उसको हम स्टार्ट कर लें। और दूसरी बुक जो पेलाइस की बुक है, वो भी काफ़ी अच्छी किताब है, उसमें बड़ा शॉर्ट और बड़ा प्रिसाइज करके लिखा है, डायग्राम्स बहुत अच्छी हैं, बहुत एक्सप्रेसिव डायग्राम्स हैं, यानी कि आपको देख के समझना बहुत आसान हो जाता है। वो भी मैं उसके इम्पोर्टेंट पेजेस जो हैं वो आपके साथ शेयर करूँगा, एंड आई वुड रिकमेंड यू टू रीड दोज पेजेस ऑल्सो। इसके अलावा वी माइट रिक्वायर टू हैव सम ऑनलाइन क्विज। ठीक है, उसके लिए अली अगर असगर हाशमी हैं क्लास में इस वक्त, अच्छा मेरा ख्याल नहीं है, तो उनके साथ बैठ के मैं ज़रा टाइम वगैरह मैं फ़िक्स कर लूँगा, तो आपको फिर हम बता देंगे। ठीक है, तो ये डेफिनेटली जो फ़ेस टू फेस आप जब चीज़ पढ़ते हैं वैसा तो शायद हम वो क्वालिटी शायद ना अटेन हो सके, लेकिन हम कोशिश पूरी करेंगे कि कम से कम उसके करीब तक पहुंच जाए। लेकिन कुछ चीज़ें जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बीइंग टेलीकॉम इंजीनियर्स, दैट यू नीड टू नो, तो वो मेरी पूरी ख्वाहिश है और कोशिश है कि वो आप तक बातें पहुंच जाएं। ठीक है, वी नीड टू नो व्हाट इज़ एन ऑप्टिकल फाइबर सोर्स। ठीक है, दो किस्म की सोर्सेज हैं, एलईडीज़ हैं, लेज़र डायोड्स हैं। ठीक है, ये अच्छा और इनके डिफरेंसेस कहाँ हैं और किस जगह पे कौन सी चीज़ काम करती है, दैट दिस इज़ व्हाट वी नीड टू नो। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है इट इज़ रिटन वेरी नाइसली, और इसको आप डिटेल में पढ़ लें। इसमें हमने जो भी पॉइंट्स थे, 3 लेक्चर्स मैंने इसके लिए मुख्तस किए हुए थे, तो वो आज 3 लेक्चर्स भी कंप्लीट हो जाते हैं। असाइनमेंट आपको दे दी गई है और जिसके लिए 2 वीक्स का टाइम है। और ठीक है एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर ये असाइनमेंट नंबर कौन सी है? लेट मी चेक। मैं 6 है? 6 तक आपने दे दी हुई है। पीछे 6 तक दे दी हुई है, तो ये 7 और 8 हो गई जी इसका सर। मतलब। सर बेसिकली आपने 7 तक दे दी हुई है। मैं सारी असाइनमेंट्स का रिकॉर्ड रख रहा हूँ एंड अभी मैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। चलें ठीक है, दैट्स वेरी नाइस। ठीक है, ठीक है। तो मैं और आप अभी वो असाइनमेंट्स अपलोड बहुत कम बच्चों ने की हैं, कोशिश करें कि उनको अटैम्प्ट करने की कोशिश करें फटाफट। तो थैंक यू जावेद फॉर योर कोऑपरेशन। इसको दोबारा से आप वो भी अपलोड कर दें। मैं उनको सी ऑनलाइन पे कुछ मैंने डाली हुई हैं, और बाकी भी जो लेक्चर के दौरान हमने ये असाइनमेंट बताते हैं तो वो भी हमें डालनी चाहिए। तो ये जो मैंने भी क्वेश्चंस बताए, ये एक असाइनमेंट नहीं, ये 2 असाइनमेंट्स हैं। एक एलईडीज़ की अलहदा असाइनमेंट है जो शुरू में मैंने क्वेश्चन नंबर्स बताए थे, और लेज़र डायोड्स की अलहदा असाइनमेंट है जो हमने बाद में क्वेश्चन नंबर्स बताए। ठीक है, तो दैट्स हाउ वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव थिंग्स। तो इंशाल्लाह कोई क्वेश्चन है तो आप बता दीजिए। कल भी 2:30 से 4 हमारा क्वेश्चन आंसर्स का सेशन होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस यू कैन जस्ट पोज देम टू मी एंड आस्क। सर जी जी, एग्जाम कब हो रहे हैं वैसे?
अभी तक मेरे पास डेट तो नहीं है। वैसे एक है कि आपके जो FYP का जो है सबमिशन है कंप्लीट रिपोर्ट की, वो 24 जुलाई की डेट उसकी आई है। ठीक है, तो ये देख लें बीच में, उसके कुछ देर के बाद जब ये वाली डेट आती है उसके कुछ देर के बाद फिर फाइनल एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाते हैं, तो प्रॉब्ली इन द लास्ट वीक ऑफ जुलाई और अगस्त। ठीक है, फर्स्ट वीक ऑफ अगस्त और लास्ट वीक ऑफ जुलाई, यहाँ कहीं जाके आपके ये स्टार्ट हो जाएंगे। तो अभी तक हमारे जो टॉपिक्स रहते हैं दे इंक्लूड रिसीवर्स पे कम से कम 2 लेक्चर्स में आएंगे। उसके बाद रिसीवर्स के बाद फिर ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क्स हैं। फिर आप में से सब लोगों ने टेलीकॉम सिस्टम इंजीनियरिंग नहीं पढ़ा हुआ, उसमें मैं एक टॉपिक पढ़ाता होता हूँ मल्टीप्लेक्सेस का, यानी कि SDH एंड सोनेट का। तो मैं चाह रहा हूँ कि उसको आप वो आपको बेसिकली आना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट जो है ऑप्टिकल फाइबर सिस्टम्स का वो ठीक हो जाए। क्योंकि यहाँ पर तो हमने उसकी बहुत बेसिक्स कई पढ़ी हैं, या बहुत उसकी फिनोमेना के अंदर चले गए हैं, या उसकी यानी कि बेसिक वर्किंग ऑफ कंपोनेंट्स के ऊपर चले गए। बट हाउ डज एन ऑप्टिकल फाइबर मल्टीप्लेक्सर और डीमल्टीप्लेक्सर वर्क्स। अच्छा, उसके अंदर फिर थोड़ी सी बात आ जाती है DWDM की, उसका भी कुछ हम उसके ऊपर भी तवज्जो देंगे, उसका भी एक टॉपिक रख लेंगे। फिर नेटवर्क्स, और फिर नेटवर्क के अंदर जो प्रोटेक्शंस होती हैं, इसमें लाइन प्रोटेक्शन भी होती है और रिंग प्रोटेक्शन भी होती है। हाउ डू वी cater these types of protections in a network। तो इसका एक और टॉपिक है उसको। फिर इसके बाद फाइबर टू द होम और फाइबर टू द कर्व, फाइबर टू द बिल्डिंग, उसका कॉन्सेप्ट है, उसको हम देखेंगे। तो इस तरीके से हमारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है जी, तो होपफुली दिस इज दैट इज़ ऑल फ्रॉम टुडे। तो अब कल मुलाकात होगी, कल 2:30 से 4 है हमारा सेशन। तो जावेद प्लीज़ आप बुक जो सारी की सारी वो आप व्हाट्सएप के ऊपर शेयर कर लेंगे जावेद? यस सर, मैं अभी व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर देता हूँ। और बल्कि मैं आपको सेंड कर देता हूँ, आप शेयर करें, अच्छा लगेगा। अच्छा, आप कर लो शेयर, कोई बात नहीं, कुछ मुझे मेरे पास भी आ जाएगी और बच्चों के पास भी आ जाएगी। इसके अलावा असाइनमेंट्स जो हैं वो भी अगर आपने 1 2 3 करके लिखी हुई हैं अलहदा से, ताकि सामने नज़र आ जाए बच्चों को, तो वो भी शेयर कर लें मुझे भी, यस और उसी में व्हाट्सएप नहीं कर लें। तो मैंने अपलोड की हुई हैं इसमें टीम्स पर भी और CU ऑनलाइन पर, लेकिन उसको मैं दोबारा से कर लूँगा, उसमें कंफर्म कर लें ताकि कोई कन्फ्यूजन ना रहे। और सब बच्चों से एडवाइस है, सब बच्चों को, कि आप जल्द से जल्द ये असाइनमेंट्स को कंप्लीट करें, बिकॉज इसमें जो S2 के मार्क्स लगने हैं वो इन्हीं असाइनमेंट्स की बुनियाद पर लगे। इसमें असाइनमेंट के मार्क्स, क्विज़ के मार्क्स सब इसी की बुनियाद पर लग रहे हैं। ठीक है, सिर्फ टर्मिनल का आपका एग्ज़ाम होगा और साथ उसके वाइवा होगा। और जैसे कि आप जिन बच्चों ने पढ़ा है आपको पता ही है कि पहले एग्ज़ाम होता है, फिर वाइवा के दौरान जो कोर्स सुपरवाइज़र और रिसोर्स पर्सन, मैं रिसोर्स पर्सन हूँ, इस कोर्स के कोर्स सुपरवाइज़र डॉक्टर खुरम अली हैं, तो हम दोनों आपका हर बच्चे का अलग-अलग से वाइवा होगा ऑन टीम्स, जस्ट लाइक PSC। ठीक है, तो उससे ये हमें, फिर हम हर क्वेश्चन जो आपने अपने टर्मिनल एग्ज़ाम के अंदर सॉल्व किया होगा उसके बारे में हम पूछ लेंगे। तो यू नीड टू सेटिस्फाई अस अबाउट योर आंसर, और उससे हमें पता चल जाएगा कि आपके कॉन्सेप्ट्स कितने अच्छे हैं और किस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, तो हम वी आर ट्राइंग टू मेक दिस एक्सपीरियंस एज मच बेटर एज पॉसिबल। ठीक है जी, चलें जी, थैंक यू वेरी मच। तो जावेद आप ज़रा ये शेयर कर लें सबके साथ। यस सर, और थैंक यू वेरी मच। कल फिर 2:30 बजे मुलाकात होगी, 2:30 से 4 क्वेश्चन आंसर सेशन होगा। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है
you can frankly send that question. ठीक है, thank you very much.